आरंभ करूंगा जो हमने अजीत अंजुम जी वाला मामला प्रकरण है, जिसे लेकर कहीं यह है कि अजीत अंजुम जी अपना काम कर रहे थे बिहार में, जो आप देख रहे हैं पा रहे हैं वहां जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम चल रहा है, तो उस रिपोर्ट पर बड़ी एक हंगामा खड़ा हुआ है भारत में, एफआईआर उनके खिलाफ हो गई है। इसके बाद प्रेस जो है, हम लोग हैं वो मान रहे हैं कि ये हमारा गला घोंटा जा रहा है, प्रेस का गला, मीडिया जो वैकल्पिक है या जो सवाल पूछने वाला मीडिया है, और उधर सरकार ये कह रही कि ये अपनी सीमाएं लांघने की एक कुचेष्टा की गई है। कहीं उस जो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है उसका बेजा इस्तेमाल है और सरकारी काम में दुरुपयोग जैसे आरोप के साथ प्रकरण दर्ज कर लिया। तो पहली टिप्पणी भी मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। पूरे मसले पर आपकी एक टिप्पणी, फिर मैं और आगे सवाल करता हूं। प्रकाश सर। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शक और श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आपने जो कुछ कहा तो उसमें तो मैं ये समझता हूं कि ये भी एक निराशा की स्थिति है कि जो काम हमें करना चाहिए उस काम के लिए किसी की प्रशंसा की जाए या किसी को श्रेय दिया जाए। इसका मतलब है कि हम लोगों में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, एक समूह के रूप में, एक समुदाय के रूप में। और जब आप अपनी भूमिका रख रहे थे तो मुझे याद आ रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम के लिए बहुत काम किया था, लेकिन वो एक अच्छे लेखक थे। तो हम पूरी कहानी तो आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि आपके दर्शकों का बहुत समय लेना ठीक नहीं होगा। उनकी एक कहानी थी और कहानी का शीर्षक था अब्बू मियाँ की बकरी। जी। कहानी थी अल्मोड़ा की। आपको याद हो कि आपके कुछ दर्शक और श्रोता भी इसको याद कर लेंगे। जो उस कहानी का अंत था, उसका कुल मिला के एकमात्र जो सीख थी, सबक था, वो ये था कि आपकी आजादी पर किसी भी तरह का कोई बंधन स्वीकार नहीं होगा। अब आज जब मैं उसको सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो अब्बू मियाँ जो है, भारत के संविधान के अर्थ में तो डॉक्टर आम्बेडकर हैं, और जो उनकी बकरी है वो गांधी जी का विचार है। बहुत सुंदर व्याख्या। तो उस तरह से मुझे ये लगता है कि आप ये सोचिए, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं और हम तो हमेशा उनसे कहते रहे हैं कि आपके इस साहस से जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गिरती साख को कई बार बचाया गया है, ऐसे अजित अंजुम जो है उनके बारे में अगर यह हुआ तो मैं ये कहता हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ तो है, तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि हम याद करें कि कोरोना के काल में विनोद दुआ जैसे एक पत्रकार थे, उन्होंने जो कुछ कहा था वो न तब के कानूनों के अंतर्गत, तब के संविधान के अंतर, और अब जिस आप इंडियन पीनल कोड को उसमें न्याय शब्द जोड़ के और उसको बहुत प्रचारित करना चाहते हैं, ना उसमें कोई अपराध था। लेकिन उस समय न्यायपालिका से लेके प्रशासन तक किसी ने उनकी जमानत पर फैसला लेने से इसलिए टाला कि साहब कानून में यह है कि एक बार तो आपको हाजिर होना पड़ेगा। और जबकि वो तो शिमला के गांव में था, बहुत छोटा देहात था, लेकिन शिमला जाने के लिए दिल्ली से ना तो हवाई जहाज चलते थे, ना रेलगाड़ियां थी, उस समय सब बंद कर दी गई थी, ना बस और टैक्सी थी। तो आप ये देखिए कि उनका जब हुआ था और अंततः आज हमें ये कहते हुए अफसोस होता है कि विनोद दुआ हमारे साथ नहीं है। तो दरअसल आज जो अजित अंजुम जी के साथ जो हो रहा है, तो उससे पता लगता है कि एक व्यक्ति को जमानत के लिए उस समय चक्कर काटने पड़ते थे, परिक्रमा कर रहे थे और ये फैसला नहीं ले रहे थे। अब स्थिति ये आ गई कि अजित भाई का दोष क्या है, वो बजाय इसके कि दिल्ली के वातानुकूलित कमरे में बैठ के और 4 सवाल विपक्ष के और पत्रकारों के बारे में करें, इसके बजाय वो सीधे वहां पे पहुंच गए और उन्होंने वहां पे जाकर देखा कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी वहां पर जो है ना, वो चुनाव अधिकारियों के साथ मिलके फॉर्म छांट रहे हैं, ये तय कर रहे हैं। उन्होंने जाकर ये देखा कि
जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी इस काम में लगाए गए हैं, उनसे ये कहा गया है कि तुम गलती से भी कहीं जाना मत, तुम्हें जो कुछ कहा जा रहा है वो यहीं बैठ के तुम कर दो। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का कोई पत्रकार बाहर निकलता है और उससे ज्यादा ये पता लगता है कि दरअसल पत्रकारिता इतनी खतरनाक लगने लगी है लोगों को कि अजित अंजुम के खिलाफ भी बाकायदा एफआईआर दर्ज कर दी गई। होना यह चाहिए था कि एफआईआर दर्ज की जाती उस पदाधिकारी महिला के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इस गैरकानूनी बात को कर रहे थे। और ये अगर होना था तो न्यायपालिका को अपनी तरफ से सोच के ये भी देखना चाहिए था कि चुनाव आयोग के जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं और चुनाव आयोग के जो लोग राज्य में इनको लागू कर रहे हैं, उन दोनों के कथनी और करनी में कितनी तफावत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सच बोलने की ये जो सजा है वो तो लगातार मेरे ख्याल से इस तरह से मिलती रहेगी। लेकिन एक ही बड़ी बात अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि इस बहाने फिर एक बार कई लोगों का जमीर जागा है। होता यह है कि हम में से अधिकांश लोग जो है उनके मन में दूसरों के कहने से पहले झिझक है, आशंका है, भय है, क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको पत्रकारिता न कर्म लगता है न धर्म लगता है, एक बंधन लगता है कि भाई ये अगर पत्रकारिता ही गुलामी का एक प्रतीक बन जाता है तो अभिव्यक्ति की आजादी अपने आप में बहुत संकुचित हो जाती है। और मैं तो याद कर रहा था अभी, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, और अभी 4 दिन पहले एक इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है, वो संपर्क में रहते हैं, वो लोग बात करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक पूरा मेल भेजा। मैं किसी दूसरे शहर में था और उन्होंने बताया कि जॉर्जिया में जिया नाम की एक पत्रकार है, उस पत्रकार को 12 जनवरी से कैद कर रखा है, 12 जनवरी 2025 से वो जेल में है, उसका मामला चल रहा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता की संस्थाएं हैं वो लोग वहां पे गए, आईपीआई के लोग गए, सीपीजी के लोग गए, और एक जो है रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर उसको कहते हैं, वो फ्रेंच से लिया गया है, मतलब सीमा के बंधन ना मानने वाले रिपोर्टर्स, तो उन सब का है। हमारे यहाँ अजीत के लिए पूरा भारतवर्ष का पत्रकार जगत आज भी एक नहीं है। सचमुच अगर एक होता तो जिस बुद्धू बक्से को लोग कभी कभी दुखी होके शुरू करते हैं, आजकल उत्साह से उसको लागू नहीं करते हैं कि आज हमारा बटन जो हम दबा रहे हैं जरा चौकन्ना होके तो देख लें क्या हो रहा है। कई बार बहुत निराशा से करते हैं कि हाँ वही बकवास सुनने मिलेगी, लेकिन वहां पर ये गए और उन्होंने देखा कि अदालत में सुनवाई जब हो रही थी, उसको भी जमानत नहीं मिली, वो कैद में है, और उसके मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो वहां पर उसके हाथ में एक किताब थी। एक किताब जो है एक विदेशी महिला ने लिखी है, मारिया ने, और उसका शीर्षक है हाउ टू स्टैंड अप टू ए डिक्टेटर। बहुत सुंदर। आप सोचिए, अब भारतवर्ष में भले ही हमारे कुछ लोगों ने कह दिया है कि भाई संविधान की तो हत्या हो गई थी, मैं ये मानता हूं कि अभी भी यहाँ पर संविधान जीवित है, किसी स्थिति में इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह संविधान उस समय हत्या हो गई थी तो ये मानने वाले लोग होंगे कि जो ये मानते हैं कि अब तो संविधान है नहीं तो मनमानी कर लो। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि अगर ऐसा लगता है आपको कि नहीं नहीं संविधान, मुझे ज्ञान नहीं है और मैं इतना पारलौकिक चीजों को नहीं जानता कि मैं आपसे कहूं कि नहीं पुनर्जन्म होता है, मुझे इस बारे में जानकारी भी कम है, मेरा ज्ञान भी कम है, मेरा विश्वास तो और भी कम है। तो अगर ये पुनर्जीवित हो गया है आपका संविधान, तो उस संविधान में जो लिखा है
आपके कानूनों में जो लिखा है उस हिसाब से क्या कभी आपने ये सोचा कि एक पत्रकार के बारे में आप जो कार्रवाई करने जा रहे हैं वो कहां से कानून सम्मत है?